नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ द वीडियो। कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो प्रमोशंस लिख करके व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी और प्रमोशंस के लेटेस्ट अपडेट्स भी मिल जाएंगे। अभी के अभी व्हाट्सएप कीजिएगा। अभी बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज 22 कैलकुलेशन ऑफ द ड्यू डेट। तो एक्चुअल में क्या रहता है कि जो टाइम बिल्स होते हैं या जो टाइम नोट्स होते हैं वहां पर ड्यू डेट जो रहती है दैट इज ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट फिक्स होगी वो प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस साथ में मिलते हैं। इनको कहते हैं 3 डेज ऑफ ग्रेस। बट ध्यान रखिएगा, इन केस अगर बिल्स या प्रोमिसरी नोट है पेबल ऑन डिमांड या एट साइट या ऑन प्रेजेंटेशन, वहां पर 3 डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ जब यूसेंस बिल ऑफ एक्सचेंज या यूसेंस प्रोमिसरी नोट की बात करेंगे तब ही जो 3 डेज ऑफ ग्रेस हैं वो अवॉर्ड किए जाते हैं। वो भी तब जब कोई सर्टेन डेट फिक्स नहीं है। यानी कि अगर मान लो कि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, पर्सन ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और इसने डेट फिक्स कर दी। आज की डेट मान लो है 13 ऑफ नवंबर, और मान लो इसने डेट फिक्स कर दी 25 ऑफ दिसंबर, राइट? तो फिर 3 डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये डेट फिक्स होगी। लेकिन अगर इसने लिखा हुआ 1 मंथ की 1 महीने के बाद ड्यू डेट पीरियड है, तो फिर 3 डेज ऑफ ग्रेस साथ में ऐड किए जाएंगे और ड्यू डेट को कैलकुलेट किया जाएगा। ये सिंपल सा रूल रहता है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ता है आइडेंटिटी ऑफ द टाइप, कि टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, टाइम इंस्ट्रूमेंट है कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। अगर डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यानी कि ऑन डिमांड पेमेंट है, फिर कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलेंगे। अब बेसिक रूल है कि आप आफ्टर डेट काउंट करोगे डेट से, यानी कि जो भी आपकी डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उससे आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे और 3 डेज ऑफ ग्रेस को ऐड कर दोगे। जैसे मान लो कोई बिल है डेटेड 1 जनवरी एंड पेबल है 30 डेज आफ्टर द डेट, ठीक है? तो आज है 1 जनवरी, एक एग्जांपल के थ्रू लेकर के चलते हैं, और 30 दिन के बाद पेमेंट मिलनी है। अब कोई फिक्स डे पीरियड तो नहीं है। अब 30 दिन के बाद पेमेंट मिलनी है, यानी कि 31 जनवरी को पेमेंट ड्यू हो जाएगी। ये सिंपल सा रूल यहां पर कहता है। अब यहां पर 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दिए जाएंगे। सो 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, सो दैट वुड बी द मैच्योरिटी डेट, यानी कि 3 फेब जो है उसे मैच्योरिटी डेट मान लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? इसी तरह से अगर कोई बिल एक्सेप्ट किया गया है 10 मार्च को और पेबल है 60 डेज आफ्टर साइट, यानी कि साइट होने के 60 डेज के बाद पेमेंट होगी, तो 60 डेज काउंट होंगे 10 मार्च से लेकर के, राइट? और उसमें 3 दिन जो है ग्रेस के वो ऐड किए जाएंगे एंड उसके हिसाब से एडिशन होगी एंड कैलकुलेशन रहेगी। इज दैट क्लियर? सो 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड होंगे जब ड्यू डेट मेंशन्ड है तब नहीं मिलेंगे। कमर्शियल पेपर के केस में भी नहीं मिलेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के केस में भी जो 3 डेज ऑफ ग्रेस है वो नहीं मिलते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। और प्रिंसिपल क्या है? फुल मंथ मेथड है, तो आप कंप्लीट मंथ को कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से अगर 3 मंथ कहा गया है फ्रॉम 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, फिर 1 फरवरी से 1 ऑफ मार्च एंड फिर 1 ऑफ अप्रैल। और 1 अप्रैल को छोड़ करके 3 दिन आगे ऐड कर दोगे, यानी कि 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल को ड्यू डेट मान ली जाएगी, अगर ये 3 महीने वाला केस है। अगर मिसिंग डेट रूल की बात करें, लाइक अगर ड्यू डेट मिसिंग है, अगर डेट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो लास्ट डे ऑफ मंथ को शामिल कर लेंगे। जैसे मान लो कि 30 ऑफ जनवरी को बिल करा और इसमें 1 मंथ का टाइम पीरियड दे दिया। कितना? 1 मंथ का। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग 1 मंथ की डेट कौन सी बनती है? दैट इज 28 या 29 फेब बनेगी। अगर लीप ईयर है तो 29 फेब बन जाएगी, अगर नॉन लीप ईयर है तो 28 फेब बन जाएगी। तो उसी को कंसीडर किया जाएगा और उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस जो है वो ऐड किए जाएंगे। क्लियर है? चलो, तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यहां पर बिल डेटेड था 31 जनवरी और पीरियड था लेट से 1 महीने का, तो 1 महीना आपने ऐड कर दिया 31 जनवरी प्लस 1 मंथ, दैट इज 28 और 29 फेब को बन रहा है। तो आप इसमें लास्ट डे जो है उसे साइन करोगे एंड उसमें 3 दिन जो है वो ऐड करोगे और वो आपकी ड्यू डेट बन जाएगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं बैंकिंग लॉ एसेंशियल्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे रिलेटेड टू द डिमांड ड्राफ्ट, जिनको कवर किया गया है सेक्शन 85A के अंदर। देखो, डिमांड ड्राफ्ट जो होते हैं वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिनको बैंक के द्वारा इशू किया जाता है एंड दीज आर पेबल ऑन डिमांड। ये क्या है? पेबल है ऑन डिमांड, यानी कि जब डिमांड किया जाएगा तब पेमेंट की जाएगी। एंड
दीज आर ड्रॉन बाय वन ब्रांच ऑफ द बैंक टू द अनदर ब्रांच, यानी कि ड्रॉ किया जाता है एक ब्रांच के द्वारा दूसरी ब्रांच के ऊपर सेम बैंक की। एंड इनको स्टॉप पेमेंट नहीं किया जा सकता बिकॉज ये बैंकर टू बैंकर है, तो स्टॉप पेमेंट का सवाल ही नहीं उठता। अब सेक्शन 85A का क्या मतलब रहता है? ये बेसिकली पेइंग बैंक को प्रोटेक्ट करता है। जब एक ड्राफ्ट को गुड फेथ में पे किया जाता है ना, तो एक पेइंग बैंक को ये प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर करता है कि स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहेगी, ऑपरेशन चलती रहेगी इंटर ब्रांच रेमिटेंस को लेकर के। और जो बैंक है वो ट्रू ओनर को लायबल नहीं रहेगा अगर ड्राफ्ट की करेक्ट पेमेंट करी गई है, एपरेंट टेनर के हिसाब से पेमेंट करी गई है, और उसी पर्सन को पेमेंट करी गई है जो पर्सन प्रेजेंट कर रहा है डॉक्यूमेंट को, ड्राफ्ट को। तो उस केस में पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन मिलती है। सो इस केस में सिनेरियो ये रहता है कि पर्सन ए जिन्होंने पेमेंट करनी थी XYZ इंस्टीट्यूशन को, अब इन्होंने क्या किया, ये बैंक के पास गए एंड बैंक के पास जाकर के कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट हमें इशू कर दो। तो बैंक इनको डिमांड ड्राफ्ट इशू कर देगा, इनका अकाउंट किया जाएगा डेबिट, और फिर डिमांड ड्राफ्ट इनको इशू कर दिया, डीडी इशू कर दिया। अब ये डीडी इन्होंने दे दिया XYZ बैंक को। अब XYZ बैंक ने कलेक्शन के लिए भेज दिया सेम बैंक की ब्रांच 2 में, B2 में भेज दिया। अब यहां पर अगर सब कुछ सही है, एपरेंट टेनर के हिसाब से है, ड्राफ्ट को लेट से करेक्टली पे किया है, और जिस पर्सन ने प्रेजेंट किया उसी को पेमेंट करी है, तो भाई बैंक पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाती है, राइट। अब प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि पेमेंट मस्ट बी इन ड्यू कोर्स, गुड फेथ में पेमेंट हो, बिना किसी नेग्लिजेंस के हो, एपरेंट टेनर यानी कि जैसा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बोला गया उसी हिसाब से पेमेंट की गई है, और टू द होल्डर ऑफ द पर्सन को इंस्ट्रूमेंट को पेमेंट करी गई है, राइट। एंड पेमेंट जो है वो बैंक ब्रांच के द्वारा की गई है जिसके ऊपर ड्राफ्ट को ड्रॉ किया गया था। एंड पेमेंट जो है वो की गई है उस पर्सन को जिसको इंटाइटलमेंट थी, यानी कि अगर एंडोर्समेंट करी भी गई है तो लेटर ऑन एंडोर्समेंट जो है सही है एंड वो फोर्ज नहीं है, फर्दर पर्सन को की गई है जिस पर्सन की इंटाइटलमेंट मिल रही है, राइट। तो उस केस में क्या रहेगा, जो पेइंग बैंक है वो प्रोटेक्टेड रहता है। अब बैंक को प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है? बिकॉज डिमांड ड्राफ्ट क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, हो सकता है वो गुम हो जाए, हो सकता है चोरी हो जाए, हो सकता है कि एंडोर्समेंट की फोर्जिंग हो जाए। तो अगर कोई पेमिंग पेइंग बैंक जो है, अगर वो अपरेंट टेनर के हिसाब से गुड फेथ में कर रहा है, और लेट्स से इवन एंडोर्समेंट अगर फोर्स्ड भी है लेकिन इन ऑर्डर एंडोर्समेंट है उसके हिसाब से कर रहा है, तो भाई बैंक की क्या गलती है? तो सेक्शन 85A एक्चुअल में पेइंग ब्रांच को बचाता है, शील्ड करता है फ्रॉम द कन्वर्जन सूट, राइट। दैट्स द पेस दैट इज अवेलेबल। अब कब प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी? अब अगर बैंक ने नेग्लिजेंसी बरती है, वेरीफाई नहीं किया इंस्ट्रूमेंट की डिटेल्स को, और मान लो मटेरियल ऑल्टरेशन थी ड्राफ्ट में, या फिर सीटीएस रूल्स के खिलाफ आपने पेमेंट कर दी है, या लेट से जो स्टॉप पेमेंट हो चुका था डुप्लीकेट ड्राफ्ट इशू होने के केस में उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट कर दी है, तो भी आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। अगर मान लो आपने पेई का नाम चेक ही नहीं करा, या फिर अकाउंट पे क्रॉसिंग चेक ही नहीं करी और उसके हिसाब से पेमेंट कर दी, भाई तब भी बैंक को फिर प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली है, राइट। दैट्स अबाउट इट। सो दैट इज अ केस लिटिगेटेड। एंड वैलिडिटी पीरियड की बात करें तो वैलिडिटी कितनी रहती है? 3 महीने की रहती है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। पहले वैलिडिटी जो होती थी चेक्स के केस में वो कितनी होती थी? दैट वाज 6 मंथ्स। लेकिन बाद में सेक्शन जो 35A है उसके तहत, सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो वैलिडिटी पीरियड है उसको कम करके कर दिया गया है 3 महीने से रिलेटेड, राइट। अब देन इट्स रिलेटेड टू द बियरर रिस्ट्रिक्शन। बेरर रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? देखो सेक्शन 31 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का एक बेरर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि डिमांड ड्राफ्ट कैन नॉट बी इशूड पेबल टू बेरर। किसी भी सर्कमस्टांसिस के अंदर डिमांड ड्राफ्ट ऐसे इशू नहीं किए जाएंगे जो पेबल टू बेरर रहेंगे, बिकॉज इसके साथ जो इरेगुलरिटी है वो बढ़ जाएगी और पैसा ऐसे ही आपका फ्लोट करता रहेगा, मिसयूज हो कर सकता है और प्रॉपर यूजेज नहीं होगी। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अलाउड। बेरर रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी डिमांड ड्राफ्ट विच इज पेबल टू बेरर वॉन्ट बी इशूड। देन इट्स रिलेटेड टू अकाउंट पे मैंडेट। अकाउंट पे मैंडेट क्या चीज कहती है? दिस इज समथिंग रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड अमाउंट है, कि अगर इससे ऊपर का कोई अमाउंट रहेगा ना, इससे ऊपर का कोई डिमांड ड्राफ्ट रहेगा, इशू किया जाएगा 20,000 या उससे ऊपर का, तो वो बाय डेबिट ही इशू किया जाएगा। सो अगर अमाउंट 20,000 या उससे ज्यादा है फिर आप अकाउंट पे ही इशू कर पाओगे डिमांड ड्राफ्ट को, अकाउंट को डेबिट करके फिर इशू किया जाएगा, अदरवाइज इट वॉन्ट बी इशूड। एंड देन इट्स रिलेटेड टू बैंक रिलेशनशिप। डिमांड ड्राफ्ट के केस में अगर परचेजर और बैंक का रिलेशनशिप देखें तो रिलेशनशिप क्या आएगा? डेप्टर क्रेडिटर का। कैसे? ए पर्सन ने डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाना है और बैंक ने डिमांड ड्राफ्ट इशू करना है, तो उसके केस में क्या रहेगा? डेट विल बी रिलेटेड टू डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है। पेई बैंक की बात करें तो पेई बैंक वुड बी एक्टिंग एज ट्रस्टी, क्योंकि बैंक के पास पैसा पड़ा है,
सो ट्रस्टी की तरह एक्ट करेगा ये, और ये कस्टमर बन जाएगा बेनिफिशियरी। कस्टमर जिसको पैसे मिलने हैं, जिसके नाम पर इशू किया गया है, ठीक है। तो परचेजर जो है यानी कि पर्सन ए जो है वो बन गया यहां पर डेटर, वो बन गया डेटर क्योंकि उसने पैसे देने थे, राइट। और बेनिफिशियरी जिसको पैसे मिलने थे वो बन जाएगा बेनिफिशियरी, यानी कि लेट्स से XYZ कॉर्पोरेशन थी जिसको पैसे मिलने थे, तो वो बन जाएगा बेनिफिशियरी, राइट। एंड बैंक जो है वो एज ए ट्रस्टी एक्ट करता है जब डिमांड ड्राफ्ट को इशू किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लॉस्ट डिमांड ड्राफ्ट प्रोटोकॉल। तो अगर डिमांड ड्राफ्ट चोरी हो गया ना या गुम हो गया, उसके केस में एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है दैट नीड टू बी फॉलो, ताकि फ्रॉड ना हो जाए किसी तरह का। इसमें स्टॉप पेमेंट भी की जाती है लॉस्ट डीडी की, और डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू किया जाता है आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन। अब यहां पर परचेजर या पे दोनों में से कोई भी पर्सन एप्लीकेशन दे सकता है। परचेजर यानी कि जिस पर्सन ने परचेज किया था, और पे यहां जिस पर्सन को पेमेंट मिलनी थी। बैंक की पॉलिसी के हिसाब से कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है, सबमिट कर सकता है रिटर्न रिक्वेस्ट को कि भाई ये डिमांड ड्राफ्ट हमें इशू किया जाए। अब एप्लीकेशन में डीडी नंबर, डेट ऑफ इशू, अमाउंट, नेम ऑफ पे, प्लेस ऑफ इशू, सर्कमस्टांसेस ऑफ, सब कुछ मेंशन किया जाएगा। और बैंक के लिए वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। डीडी डिटेल को वेरीफाई करेगा, डीडी पे तो नहीं कर दिया गया, इस चीज को वेरीफाई करेंगे, डीडी स्टेल तो नहीं हो गया, एक्सपायर तो नहीं हो गया, या फिर कोई डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट ऑलरेडी इशू तो नहीं किया गया। इन सभी को चेक किया जाएगा, और उसके बाद बैंक जो है डिमांड ड्राफ्ट को स्टॉप या लॉस्ट में डाल देगा, ताकि जो स्टॉप पेमेंट करी गई है उसकी पेमेंट ना हो जाए। और हाँ, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, दैट्स रिलेटेड टू द इंडैमनिटी बॉन्ड या लेटर ऑफ इंडैमनिटी, LOI कहते हैं। इंडैमनिटी बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है। यहां तो उसको हम कह देते हैं इंडैमनिटी बॉन्ड, या फिर LOI बोल देते हैं, कुछ भी ना बोलो। LOI होता है लेटर ऑफ इंडैमनिटी। अब बैंक को इस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए एक एप्लीकेंट इंडैमनिटी बॉन्ड देता है, जहां पर कस्टमर बोलता है भाई कि मैं, यानी कि जो परचेजर है बॉन्ड वाला, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट का, वो बोलता है कि कल को अगर चोरी हुई या गुम हुई डिमांड ड्राफ्ट की वजह से बैंक को अगर कुछ नुकसान हुआ, तो उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। बैंक मेरे से हर्जाना ले सकता है। अब उसके ऊपर प्रॉपर स्टैंपिंग होती है, प्रॉपर उसके ऊपर श्योरिटी पड़ती है अगर रिक्वायर्ड होती है। वैसे आज की डेट में रिक्वायरमेंट होती नहीं है, आईडी प्रूफ वगैरह देना होता है, एड्रेस प्रूफ देना होता है, एंड इंडैमनिटी को मान लिया जाता है, एंड उसके बेस पर डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दिया जाता है। लेकिन इंडैमनिटी कौन देगा? जो परचेजर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट है, या तो वो, या फिर जो पेई होता है वो देगा ऑन द रिक्वेस्ट, राइट। दैट्स द केस। अब डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट तब इशू किया जाएगा अगर जो आपके पास डिमांड ड्राफ्ट है, ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट है, उसको कंफर्म कर दिया आपने कि वो अनपेड है, इंडैमनिटी को सबमिट कर दिया जाता है, एंड जो नेसेसरी चार्जेस है वो पे कर दिए गए, उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट को इशू किया जाता है। और डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट को, ठीक है, इश्यूएंस का टाइम पीरियड क्या, दैट इज विद इन 14 डेज, राइट। आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से विद इन 14 डेज आपको डिमांड ड्राफ्ट इशू किया जाएगा, दैट इज टू बी इशूड। बैंक को डिमांड ड्राफ्ट डुप्लीकेट इशू करना पड़ेगा। अगर कोई डिले होता है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिले, राइट, तो इंटरेस्ट जो है वो FDR रेट के ऊपर पे करना पड़ेगा। बैंक इज टू पे द इंटरेस्ट रेट, FD के रेट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो पे करना पड़ेगा, राइट। एंड अगर कस्टमर को डिले की वजह से कोई नुकसान भी होता है, तो उसकी कंपनसेशन भी बैंक को भरनी पड़ सकती है। दैट इज द केस, राइट, इन केस अगर डिले होता है तो। Now after that it's related to duplicate demand draft rules, simplified process है। Now let's have a look at it। अगर तो डिमांड ड्राफ्ट था 5,000 रुपए तक का, तो डुप्लीकेट इशू कर दिया जाएगा बिना किसी नो पेमेंट कंफर्मेशन के ड्रॉई ब्रांच की। एंड फर्दर अगर डिमांड ड्राफ्ट 5,000 से ज्यादा है, तो कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होगी ड्रॉई ब्रांच की तरफ से, यानी कि जो ड्रॉई ब्रांच है ना, उनकी तरफ से एक कंफर्मेशन चाहिए रहेगी डुप्लीकेशन इशुएंस से पहले। और वहां पर एक डबल पेमेंट ना हो जाए, उसके लिए एडिशनल सेफगार्ड रहता है। अगर डिमांड ड्राफ्ट का अमाउंट 5,000 से ज्यादा है, तो वो कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अब उस जैसे ही डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू किया जाएगा, जो ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट था वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, एंड दैट वॉन्ट बी ऑफ एनी यूज। अब तो क्योंकि CBS सिस्टम है, तो साथ के साथ वो बंद हो जाता है, एंड उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो। पहले ही होता था कि डिमांड ड्राफ्ट डुप्लीकेट इशू हो गया फिर भी पेमेंट हो सकती थी, तो वो चीज वहां पर रहती थी पहले, लेकिन आज की डेट में ये चीज नहीं है, डुअल पेमेंट नहीं होती है। एंड देन इट्स रिलेटेड टू कैंसिलेशन ऑफ द अनयूज्ड डीडी। नो, पे अगर रिटर्न कर देता है अनयूज्ड डिमांड ड्राफ्ट को, रिटर्न कर दिया है, रिटर्न बाय द पेई ओवर देयर, ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड रहेगी। पेई मस्ट प्रोवाइड रिटर्न ऑथराइजेशन फॉर कैंसिलेशन, की कैंसिल कर दिया जाए इसको। एंड उसके बाद जो अमाउंट है उसे रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग द चार्जेस। यानी कि लेट्स से कस्टमर ने परचेज किया, पेई को दे दिया, पेई कहता मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, पेमेंट वापस लेनी है, तो पेई यहां पर रिटर्न करेगा डीडी को, और ऑथराइज करेगा भाई कि मैं वापस करना चाहता हूँ, इस डिमांड ड्राफ्ट को वापस करना चाहता हूँ। एंड उसके बाद बैंक अपने चार्जेस और जो भी है डिडक्ट करने के बाद अमाउंट जो है वो रिफंड कर देगा टू द
purchaser of the demand draft. Then it's related to the noting. नोटिंग इज एक्चुअली अ फॉर्मल रिकॉर्ड, यानी कि जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई प्रोमिसरी नोट डिसऑनर होता है ना, उस टाइम पर ऊपर क्या होता है कि उसे नोट करवाना होता है। नोटरी पब्लिक में आप नोट करवाते हो, लाइक उनके रजिस्टर में एंट्री हो जाती है, उसको नोटिंग कहते हैं, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 99, राइट। तो इसमें डेट ऑफ डिसऑनर क्या था, रीजन क्या था डिसऑनर का, नोटरी के चार्जेस, इनिशियल ऑफ नोटरी, सब चीजें मेंशन होती हैं, राइट। एंड पर्पस क्या रहता है, सो एज टू प्रोवाइड द प्रीलिमिनरी एविडेंस कि भाई डिसऑनर हुआ इंस्ट्रूमेंट, राइट। दैट्स अ केस व्हिच एक्चुअली हैपेंस ओवर देयर, ठीक है। तो नोटिंग के बाद अगर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोटेस्टिंग, यानी कि जब नोटरी ने नोट कर लिया उसको और उस चीज के लिए एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि भाई डिसऑनर हुआ था, तो उसे हम प्रोटेस्ट कहते हैं। दैट इज सेड टू बी प्रोटेस्ट व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 100। और प्रोटेस्ट को आप कानून के जो कोर्ट होती है ना, वहां पर भी एडमिसिबल माना जाता है। एंड फॉरेन बिल्स के लिए ये मैंडेटरी है, एंड इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए दिस इज नॉट मैंडेटरी, वहां पर ये ऑप्शनल रहता है, राइट। सो दैट्स रिलेटेड टू द प्रोटेस्टिंग ओवर हियर। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर कंप्लीट पीडीएफ एंड कोर्स चाहिए और बैंक प्रमोशन से रिलेटेड सभी अपडेट चाहिए, तो जनरली सिंपली लिख दो प्रमोशंस और उसे व्हाट्सएप कर दो to the number 8360944207, and I'll be sharing all the details to you. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.